नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। फाइनली लोकसभा और राज्यसभा में चली मैराथन बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया है। अब इसे तुरंत ही राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों और कई मुस्लिम संगठनों द्वारा इस विधेयक का कड़ा विरोध किया गया है और अब वे सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है। ऐसे में यह जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंतिम रूप से इस बिल में क्या क्या बदलाव किए गए। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले है यहाँ पे उम्मीद के रूप में नामित, अर्थात विधेयक का नाम बदलकर उम्मीद कर दिया है, जिसका अर्थ है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। दूसरा है यहाँ पे गैर मुस्लिम सदस्यों को इसका सदस्य बनाया जाएगा, अर्थात केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में मुस्लिम सदस्यों के अलावा गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे ताकि समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सके। तीसरा बहुत बड़ा चेंज है दानकर्ता के नियम में बदलाव। नए विधेयक में कहा गया है कि जो व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है वह किसी भी चल या अचल संपत्ति वक्फ के तौर पे दान कर सकता है, लेकिन यह संपत्ति विवादित नहीं होना चाहिए, अर्थात मालिकाना हक दानकर्ता के पास होना चाहिए। तीसरा है यहाँ पे सर्वे के अधिकार को लेके वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे का अधिकार वक्फ कमिश्नर की जगह कलेक्टर को दिया गया है। विवाद की स्थिति में कलेक्टर का फैसला प्रभावी माना जाएगा, अर्थात ट्रिब्यूनल के फैसले को अब अंतिम नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वक्फ एक्ट का सेक्शन 14, सबसे अधिक विवाद इसी सेक्शन में हुआ था। पार्लियामेंट में काफ़ी लंबे समय तक इसमें बहस चली हुई थी। धारा 14 क्या कहता है इसके बारे में समझिए। वक्फ बोर्ड को यह तय करने का, यह सेक्शन 40 है, यहाँ पे अधिकार देती है कि कोई संपत्ति वक्फ का है कि नहीं। साथ ही यह भी उसको ताकत देती है, अधिकार देती है कि ऐसे मामलों में वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम होगा जब तक कि इसे वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा रद्द या संशोधित नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें और भी लंबा चौड़ा प्रावधान है, लेकिन फाइनली जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो मंत्री है किरण रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग इस सेक्शन का निजी स्वार्थ में गलत उपयोग कर रहे थे, इसीलिए इस सेक्शन को नए बिल से पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है, अर्थात अब से सेक्शन 14 लागू नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सरकारी संपत्तियों को जांच को लेके यहाँ पे देख पा रहे यूपी में सरकारी संपत्तियाँ कैसे बनी वक्फ। वक्फ के रूप में दावा किए जाने वाले किसी भी सरकारी भूमि या संपत्ति की जो जांच होगी कलेक्टर से उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी। पहले तो कलेक्टर के द्वारा की जाएगी, अगर उसमें बात नहीं बनेगी तो फिर कलेक्टर से उच्च रैंक के अधिकारी के द्वारा की जाएगी, जिससे अधिक पारदर्शी और आधिकारिक समीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद अगर उस संपत्ति को सरकारी संपत्ति मान लिया गया तो राजस्व रिकॉर्ड में वह हमेशा के लिए सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज हो जाएगा। उसके बाद है वक्फ से बाहर रखे गए ट्रस्ट। मुसलमानों द्वारा बनाए गए ट्रस्ट चाहे इस अधिनियम से पहले बनाए गए हों या फिर बाद में बनाए गए हों, वक्फ विनियमों के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इसमें टर्म एंड कंडीशन जोड़ा गया है कि यदि वे सार्वजनिक दान से संबंधित अन्य वैधानिक प्रावधानों द्वारा अगर शासित है तो। इसमें भी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा था, हालांकि इसमें डिफेंड करने का प्रयास किया गया खासकर किरण रिजिजू के द्वारा कि हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे जो वक्फ बोर्ड के मेंबर होते हैं वे अपने फ़ायदे के लिए दान कहीं और देते हैं और फिर मतलब होता है ना पिछली बैक डोर से फिर अपने जेब को भरना, तो ये कुछ कुछ इसी टाइप का कंसेप्ट है। तो इसमें बताया गया है कि यदि वे सार्वजनिक दान से संबंधित तभी जाके होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराधिकार अधिकारों का संरक्षण। ये मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित किए जाने से पहले महिलाओं और बच्चों का उनका सही विरासत मिलनी चाहिए, जिसमें विधवा, तलाकशुदा महिला या फिर जो भी अनाथ लोग हैं उनके लिए विशेष सुरक्षा यहाँ पे उपाय किए गए हों कि नहीं किए गए हों। तो ये जो है मेरे ख्याल से ठीक है, ये रियल मायने में देखा जाए इंसानियत तो इसमें कूट कूट के भरा हुआ है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित किए जाने से पहले ये सब यहाँ पे क्लियर करना होगा।
उसके बाद है यहाँ पे जनजातीय भूमि का संरक्षण, जैसे कि जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान की अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के दायरे में आने वाली जो भी भूमि होगी उस पे किसी भी प्रकार से वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अपील तंत्र को लेके कि वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय को खिलाफ उच्च न्यायालय में यहाँ पे अपील देने की अनुमति का प्रावधान किया गया है। पहले अपने आप में देखा जाए तो जो वक्फ ट्रिब्यूनल होता था वो मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ही होता था। नेक्स्ट यहाँ पे पारदर्शिता में वृद्धि। इसका मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे मुतवल्ली होते हैं, वक्फ मैनेजर होते हैं जो प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करते हैं, उनको बोला गया है कि 6 महीने के भीतर जितना भी प्रॉपर्टी है उन सारे ही प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। एक केंद्रीकृत पोर्टल पर जितना भी उसका डिटेलिंग है सब यहाँ पे किया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए। 6 महीने तक किसी भी अदालत द्वारा उस मामले में सुनवाई नहीं की जाएगी, तब तक सारी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस यहाँ पे पूरा कर ली जाएगी। लेकिन इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है कि 6 महीना में कर लेना है। अगर उसके बाद से भी विवाद अगर बढ़ता है तो फिर ये मामला हाई कोर्ट तक जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वित्तीय सुधार को लेके वक्फ संस्थाओं को अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान करने के लिए वक्फ बोर्डों को 7% से घटाकर रेवेन्यू का 5% यहाँ पे कर दिया गया है कि उनको अब 7% नहीं 5% दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक जो धन राशि है यहाँ पे धार्मिक गतिविधियों पर खर्च की जा सके। इसके बाद है यहाँ पे आय लेखा परीक्षा को लेके कि 1 लाख से अधिक वार्षिक आय अर्जित करने वाली संस्थाओं को जो भी ट्रस्ट बनाया गया है, बहुत सारा देखेंगे ट्रस्ट बनाया गया है, तो वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा अनिवार्य लेखा परीक्षा से गुजरना होगा, ऑडिटिंग की प्रक्रिया से यहाँ पे गुजरना होगा। लेकिन ये वही है जो वक्फ बोर्ड के द्वारा जो ट्रस्ट बनाया गया है। चूँकि ट्रस्ट में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी किसी एक रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रस्ट में देखेंगे तो बहुत ही बड़े मात्रा में वहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, जिसमें धोखाधड़ी वगैरह देखा जाए तो ये आम बात होता है। फाइनली जितना भी इम्पोर्टेंट जो भी चेंजेस था, मेजर चेंजेस था, मैं आप लोगों से शेयर कर दिया हूँ। आप लोगों की इसमें क्या राय है, अपना ओपिनियन अपना कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।